Okay, welcome to the ऑनलाइन सेशन ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। बेसिकली ये डेरिवेटिव का तीसरा सेशन है। इसमें मैं अगेन फ्यूचर एंड फॉरवर्ड को थोड़ा सा और एक्सटेंड करूँगा। आप ये कह सकते हैं कि ये सेशन डेरिवेटिव्स में फ्यूचर एंड फॉरवर्ड की एप्लीकेशन के हवाले से है। इसमें मैं पहले नॉर्मल एक रियल लाइफ एग्जांपल डिस्कस करूँगा कि फ्यूचर किस तरीके से अप्लाई हो सकते हैं। देन पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की चीज़ों को हम शो करेंगे कि वेबसाइट पे मार्केट फ्यूचर में किस तरीके से वो यूज़ हो रही है। सो हम स्टार्ट ले लेते हैं। यस, अगर मैं बेसिकली आज न्यूमेरिकल के बजाय मैं एप्लीकेशन बेस्ड डिस्कस कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल फार्मर एंड बेकर्स, दो एक एग्जांपल है। सपोज करें एक फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है? व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और इस वक्त मार्च के लिहाज से ये स्लाइड्स बनी हुई थी, ठीक है। और उस वक्त इसकी प्राइस कितनी है? किसी भी वजह से लेट से 800 है। थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लें कि ये मार्च सेशन में ये चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहा है ना। वो प्लान कर रहा है कि वो 50 टन, सही है, प्रोड्यूस करेगा, हार्वेस्ट करेगा, ठीक है। अब और 4 या 5 महीने के बाद जब फसल पक के तैयार होगी तो वो अगस्त के अंदर उसकी कटाई वगैरह कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस वक्त देखा जाए तो प्राइस क्या है? 800 है। कब? मार्च में उसकी प्राइस 800 है। अगर बट इज़ इट नेसेसरी कि अगस्त में क्या प्राइस सेम रहेगी? आप इन्फ्लेशन बेसिस पे आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, सही है। मार्च के स्टार्ट में उसे नहीं मालूम था कि पेंडेमिक होने वाला है, सही है, कोविड वाली सिचुएशन की जैसे होगी। तो रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर ये इस तरह के रिस्क को पहले से ही ऑब्जर्व। वो अलग बात है कि इस वक्त हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में हैं, लेकिन नॉर्मली भी लोग इस चीज़ को प्रेडिक्ट करते थे कि अगर फ्यूचर में प्राइसेस चेंज होंगी तो उसकी वजह से उनकी प्लानिंग इफ़ेक्ट हो जाएगी। तो अगर वो फार्मर चाहता है कि 800 रुपये की जो प्राइस है वो उसको अगस्त में भी मिले, अगर कम मिलेगी तो जाहिर सी बात है उसने जितने भी बीज बुआई वगैरह और खाद वगैरह पे पैसे लगाए तो वो क्या हो जाएंगे? ज़ाया हो जाएंगे, लॉस भी हो सकता होगा। तो उसको क्या करना चाहिए? आइडियली एक तरीका तो ये है कि वो क्या करे, अभी 50 टन गंदम बोरो कर ले किसी से भी और वो सेल कर दे मार्केट में, ठीक है, 800 रुपये पर। किसी से उधार ले ले और जिसको उधार लिया है, ठीक है, उससे एक्स्ट्रा जो गंदम होगी उसके साथ, यानी 50 टन है, उसको 51 टन अगस्त में जाके बाद में पे कर ले। एक तरीके से लोन लेने वाली बात है। कोई भी उसे क्यों 800 अभी गंदम देगा 50 टन? तो उधार अगर वो गंदम दे रहा है, वीट दे रहा है, तो जब वापस करने का वक्त आएगा तो उसको हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट भी वो मांगे, ठीक है। या वो बोलेगा भाई अब वो उसकी वो क्वालिटी नहीं रही, या उस वक्त जब ली थी उस वक्त प्राइस ज़्यादा थी, ठीक है। तो अगर वो चाहता है कि किसी वजह से जो वो मार्च में हार्वेस्टिंग वगैरह, मार्च में जो भी वो फसल वगैरह लगा रहा है उसके पैसे अगस्त में उसको मिले और जो आज की प्राइस है उसी पर मिले, तो एक तरीका तो ये है, ठीक है। ये मैंने फार्मर के लिहाज से बताया। तो फार्मर ऐसा करेगा तो उसकी कॉस्ट क्या क्या होगी? अगर हम इसको देखें तो बेसिकली उसने जो एक्स्ट्रा वीट 50 पाउंड वीट जो बाई दी है, जो उसने ये 50 टन्स वीट के साथ उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पे करना होगा। एक्स्ट्रा कितना हो सकता है? हो सकता है 1 टन, हो सकता है 2 टन, ठीक है। सो एक्स्ट्रा टन वीट 1 टन भी हो सकती है और 2 टन भी सिचुएशन हो सकती है। तो कॉस्ट टू बी इनकर्ड बाय फार्मर, ये एक्स्ट्रा जो होगा ना वो एक्स्ट्रा इसकी कॉस्ट के तौर पर आ रहा है ना, सही है। अगर एज अ फार्मर अगर बात करते हैं तो वो ये एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है? भाई 50 बोरो कर रहा है, बोरो कितना कर रहा है हम यहाँ पे देख सकते हैं, बोरो 50 कर रहा है और वापस एक्स्ट्रा कितना पे कर रहा है? एक्स्ट्रा हो सकता है 51 पे करे, 52 पे करे, हो सकता है कोई भी उसे ना पे करे तो देने के लिए रेडी ना हो तो उसको बोल दे भाई मुझसे एक्स्ट्रा ले लेना, 55 ले लेना। तो वो एक्स्ट्रा क्यों इनकट कर रहा है? तो उस एक्स्ट्रा का सबसे बड़ा रीज़न अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वो बड़ा रीज़न क्या आ रहा है? वो बड़ा रीज़न ये आ रहा है कि वो फ्यूचर में जो प्रोडक्शन होगी उसकी प्राइस अभी से सेट करना चाह रहा है। और वो प्राइस क्यों सेट करना चाह रहा है? वो इसलिए सेट करना चाह रहा है ऑपरेशन पर्पस के लिए। जाहिर सी बात है उसको प्लानिंग करनी है कि भाई मुझे कितने रुपए मिलेंगे ताकि मैं उस हिसाब से खाद खरीदूँ, उस हिसाब से बीज खरीदूँ, उस हिसाब से मशीनरी पे पैसे लगाऊँ,
ठीक है। तो वो कि बेसिकली क्या करना चाह रहा है, वो ऑपरेशन पॉइंट ऑफ से अनसर्टेनिटी को ख़त्म करना चाह रहा है। तो अनसर्टेनिटी ख़त्म करने के बहुत से टू फिक्स ही इज टॉकिंग अनदर इज ओके। फिक्स करने के अलावा हो सकता है वो प्राइस, हम ये ज़रूरी नहीं ऑपरेशन पर्पज़ हो सर, हो सकता है नहीं सर वो प्राइस पे वारंटी से बात करते हो सकता है 900 हो सकता है 700। 900 में तो फ़ायदा होगा, लेकिन 700 में फ़ायदे के बजाय क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो हमने ये वाली बात की थी। अगर आपको बिल्कुल लास्ट क्लास के लास्ट सेशन के ग्राफ को शो करूँ, ये ग्राफ उस वक्त बताया था भाई, ये क्या था ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ यही था कि अनसर्टेनिटी ख़त्म करनी है तो ऊपर वाला भी ख़त्म हो जाएगा, नीचे वाला भी ख़त्म हो जाएगा और एक लाइन पे आ जाएंगे। तो यही वाली बात यहाँ पर आ रही है कि अगर वो अनसर्टेनिटी ख़त्म करना चाह रहा है, यानी उसको 800 पे फिक्स करना है, 900 भी नहीं मिलेंगे और 700 भी नहीं मिलेंगे। तो यस, कौन कौन से 800 रुपये फिक्स करने का भी रिस्क है, और वो रिस्क क्या है, प्राइस चेंज होगी। हो सकता है क्वांटिटी, उसने 50 टन बोरो किया था, हो सकता है उसकी प्रोडक्शन में उसको 50 टन ना मिले। भाई मिसाल के तौर पे ये जो रिसेंटली एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ से टिड्डी दिल वगैरह का देखा जाए, लोकस्ट का जो अटैक था, सही है, लोकस्ट के अटैक की वजह से क्या सिचुएशन हुई थी, लोकस्ट के अटैक की वजह से ये हुआ कि बहुत सौ की फसलें ज़ाया हो गई, तैयार हो चुकी थी वो ज़ाया हो गई। तो उन्होंने प्लानिंग की भी थी कि उनको 50 टन 60 टन या 80 टन मिलेगा, बट उनको इतना नहीं मिला फसल पर। सही है, देखा जाए तो जरासीम के हमले या किसी किस्म के सही है लोकस्ट टाइप के अटैक की वजह से क्वांटिटी का भी अनसर्टेन है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, ज़ाहिर सी बात है फिर उसको मार्केट पे रेट पे बाई करके उसको वापस करना पड़ेगा। और दूसरी बात क्वालिटी मैच, क्या आज जिस क्वालिटी पे उसको मिल रहा है उसको सेम क्वालिटी पे बाद में भी मिलेगा। सो अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब 500 रुपये फिक्स करने के भी रिस्क हैं। तो ये अनसर्टेनिटी, उस रिस्क को ही ख़त्म करने के लिए हमें डेरिवेटिव्स की ज़रूरत पड़ी होती है। कैसे यूज़ होंगे, मैं डेरिवेटिव्स की तरफ भी आऊँगा। तो यहाँ तक ये बात आ गई। अच्छा, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, सही है, सो अगर हम आगे बढ़ते हैं, हियर इट इज़, एक मिनट, ओके यस, नाउ ओके यस, यस। सो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या है कि भाई एक और चीज़ है, वाई अनदर वन गिव्स फार्मर, कोई भी दूसरा बंदा, एक और चीज़ यहाँ पे सवाल आता है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं, उसकी तरफ आ जाते हैं कि भाई क्या वजह है कि कोई भी उस किसान को, फार्मर को गंदम देगा। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ने वाली होगी तो क्यों देगा। इज़ इट नेसेसरी कि जो दूसरा बंदा जिसके पास एक्स्ट्रा वीट मौजूद हो, वो एक्स्ट्रा वीट वाला ज़रूरी यही सोचे कि प्राइस बढ़ेगी, उसके पास कोई फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन हो, इनसाइड इन्फॉर्मेशन हो, और जिसकी बेसिस पर वो फोरकास्ट कर दे कि नहीं प्राइस बढ़ने के बजाय क्या होगी, कम होंगी, तो भाई अभी दे दो, अभी ये दे दो, बाद में उससे कलेक्शन वगैरह मैं कर लूँगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई देखें, बायर और सेलर जो बेसिक प्राइस डिटर्मिनेशन मार्केट का रूल है, एक शख्स बायर के तौर पे मार्केट में डिमांड शो करता है, एक शख्स सेलर के तौर पे मार्केट में सप्लाई प्रेजेंट करता है। तो जहाँ पर बायर और सेलर मिलते हैं, सही है, तब मार्केट के अंदर प्राइस डिटरमिन की जा रही होती है, मार्केट के अंदर बाइंग एंड सेलिंग या ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हो रही होती है। तो इसका मतलब अगर वो कोई फार्मर ये सोच रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी, तो कोई ना कोई उसे ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जो ये सोचेगा कि प्राइस फ्यूचर में क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, उसी वजह से ट्रेडिंग हो सके। अगर हर किसी को यही लगे कि नहीं फ्यूचर में ऐसा ही होने वाला है, सही है, एक ही डायरेक्शन पे, तो मार्केट में हर कोई होल्ड करके रखेगा, तो फ्यूचर ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग बेसिस पे एक्टिविटीज़ हो नहीं सकेंगी। अच्छा, अब यही वाली बात बेकर के पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ कि बेकरी वाला जिसने, किसान ने गंदम तो उगा दी, अब किसान गंदम उगा चुका है तो उसको बेचने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। ठीक है, तो रेस्पेक्टिव पार्टी का सिचुएशन देखते हैं, क्योंकि मुझे आइडिया है कि एक्सपेक्टेशन में आपको प्रॉब्लम हुई होगी। तो एक्सपेक्टेशन वाली बात को हम डिस्कस कर लेते हैं। सही है, लेट मी चेक वन थिंग। यस, ठीक है, अगर मैं एक्सपेक्टेशन वाली बात को चेक करता हूँ तो मुझे इसका मतलब फार्मर, किसान के अलावा दूसरा पर्सपेक्टिव भी चाहिए, बेकर। सपोज़ करें आप अपने इलाके के बेकरी वाले की बात कर रहे हैं, उसको खाने पीने के लिए, सही है, गंदम का आटा वगैरह चाहिए, रोटियाँ या डबल रोटियाँ वगैरह बनाने के लिए से, सही है। तो लेट्स अज्यूम कि एक बेकरी वाला आज मार्च है, सही है, और ये सोचता है कि अगस्त में उसको 50 टन ज़रूरत है, 50 टन ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, वीट की, सही है। और उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि 800 रुपये बढ़ेंगे, वो यही अगेन यही सोच रहा है कि 800 रुपये बढ़ जाएंगे, मुझे ख़रीदना है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में बेकर क्या चाहेगा, वो बोलेगा यार मुझे अगस्त में जब मुझे 50 टन चाहिए होगा, उस वक्त तक आज 800 रुपये की प्राइस है,
लेकिन फ्यूचर में 800 रुपये से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो किसी तरीके से अगर मैं ये प्राइस सेट कर लूँ आज की, तो मेरे लिए बेहतर होगा। उसको क्या करना चाहिए, इसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि अगर उसके पास आज मार्च में अभी एट द मोमेंट पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा, बाय करेगा, सॉरी बैंक से लोन लेगा, बोरो करेगा, बैंक से लोन लेगा, और बैंक से लोन करने लेने के बाद आज बाय करेगा, बैंक से लोन लेने के बाद आज बाय करेगा स्टॉक कितने पर, 800 पर 50 टन, और संभाल के रख लेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक 5 महीने बाद जो चीज़ उसको चाहिए होगी वो अभी से वो बाय करके रखेगा। तो उससे क्या होगा, प्राइस अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाएगी। अब इवन जुलाई में हो सकता है 900 हो जाए, हो सकता है मई या जून के अंदर 700 हो जाए, 750 हो जाए, हो सकता है 1000 हो जाए, लेकिन उसने तो 800 रुपये का ख़रीदा हुआ होगा ना। तो इसका मतलब अगर कोई फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको उसके मटेरियल की, उसको जो बाय करना, उसकी प्राइस चेंज हो जाएगी और उस चेंज को वो अवॉइड करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो सिंपली उस चीज़ को बैंक से बोरो करके लोन लेकर वो बाय करके स्टोर कर लेगा। तो यहाँ पर अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो क्या सिचुएशन नज़र आ रही है, एक मिनट। हाँ, तो इसका मतलब उसको बेकर चाहिए होगा, और बेकर अगर बाय करना, अपनी प्राइस सेट करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए, बैंक से बोरो करना चाहिए, मार्केट में जाके अभी ख़रीद लेना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। अच्छा, वो ये कर रहा होगा तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि बेकर को क्या कॉस्ट हो सकती है। बेकर की कॉस्ट कुछ भी हो सकती है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जब वो बोरो करेगा बैंक से, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना होगा। अच्छा, इसके अलावा दूसरी क्या है, उसको ढूंढना होगा कि भाई कौन आज भेज रहा है। देखा जाए उसके लिए हो सकता है सेल्समैन को, एजेंट को कमीशन पे करें, सर्च कॉस्ट उसकी इनकर्ड हो सकती है। तीसरी कॉस्ट, और वो कॉस्ट क्या, स्टोरेज कॉस्ट। भाई वो मार्च में ख़रीद कर रखेगा, अगस्त तक संभाल के रखना, सही है। तो गोदाम वगैरह का किराया आ गया, सही है। देखा जाए तो कीड़े वगैरह ना लग जाएँ, तो उसके लिए कुछ केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करने होंगे कि सामान ख़राब ना हो जाए। स्टोरेज कोल्ड करने के लिए ऐसे बहुत सी चीज़ें हो सकती है। ये इसकी एग्जांपल मैं ये करूँगा कि अगर फार्मर के बजाय, अगर आप आज इस वक्त एयरलाइन इंडस्ट्री डिस्टर्ब है, बट एयरलाइन इंडस्ट्री के बजाय सपोज़ करें कि फैक्ट्रीज़ को अपनी मशीनें चलाने के लिए डीजल या पेट्रोल या ऑयल चाहिए, फ्यूल एंड एनर्जी की कॉस्ट। तो बीच में जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, बहुत डाउन हुई थी, तो उस वक्त अगर बाई तो कर लेते, लेकिन सस्ता तो था, लेकिन संभाल के रखना भी तो था, टैंक भी तो होने चाहिए तेल वगैरह के लिए से। तो इसी तरीके से अगर कोई अपनी अनसर्टेनिटी ख़त्म करना चाहता है, तो उस अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने के लिए उसको डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट हो सकती है। जैसे कि बेकर की इस एग्जांपल में क्या था, उसको बोरो करना है बैंक से, तो बैंक से बोरो करने की वजह से इंटरेस्ट पे करना पड़ा, बाय करने के लिए हो सकता है कमीशन या सर्च कॉस्ट इनकर करनी पड़े, और देखा जाए स्टोरेज कॉस्ट, जो वो स्टोर कर रहा है तो स्टोरेज कॉस्ट भी आ गई। ठीक है, ये तीनों कॉस्ट आ गई। अच्छा, कमीशन भी वाली बात अभी डिस्कस कर ली। अच्छा, इंश्योरेंस की आग ना लग जाए स्टोरेज के अलावा, तो इंश्योरेंस भी करवानी पड़ेगी। तो ये सारी बेकर की कॉस्ट है, उन सबको इनकट करना है। रिस्क इन्वॉल्व क्या क्या से है इसमें, रिस्क की अगर हम बात करते हैं तो रिस्क के अंदर यस प्राइस, ऑफ कोर्स बेकर का प्राइस है, उसने 800 पे ख़रीद लिया और अगस्त में वो 750 का निकला, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। तो मतलब उससे फ़ायदा हो जाता अगर वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता, अगर वो अपने आप को हेज नहीं करवाता अनसर्टेनिटी से। तो इसका मतलब प्राइस से कम होने पे भी फिर अच्छा बढ़ जाती तो फ़ायदा है। यहाँ पे प्राइस कम होना उसके लिए रिस्की है, जबकि फार्मर के लिए प्राइस बढ़ना फ़ायदे में था, कम होना नुकसान में था। सही है, क्यों, क्योंकि उसको कम पैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कम होना फ़ायदे में और बढ़ना नुकसान में है। ठीक है, तो रिवर्स सिचुएशन आ रही है। इसी तरीके से क्वांटिटी रिस्क का इशू है। क्वांटिटी रिस्क का मतलब क्या है कि ज़ाहिर सी बात है, उसने अभी से अंदाज़ा लगा लिया कि भाई उसको इतने चाहिए, लेकिन जब अगस्त का वक्त आएगा उसने डिमांड पहले से सोचा हुआ था, और लिखा जाए तो उस महीने में जिसके लिए उसने सोचा हुआ था, उस महीने उसको 50 टन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, या बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी या बहुत कम ज़रूरत पड़ी। तो ये भी मसला है। और दूसरा क्वालिटी, क्या उसने मार्च में जो बाई किया हुआ है उसको उसी वक्त यूज़ करेगा, तो जो क्वालिटी होगी वही क्वालिटी क्या अगस्त में मेंटेन रहेगी। तो कुछ आइटम्स के ऊपर, वेजिटेबल वेस्ट आइटम्स के ऊपर, पेरिशेबल नेचर की खाने पीने की आइटम्स ऐसी होती हैं कि वो नॉर्मली ज़ाया हो जाती हैं, तो उसकी क्वालिटी पे इम्पेक्ट आता है। सही है।
अच्छा, ये करने के बाद तो इसका मतलब फार्मर और बेकर दोनों की सिचुएशन टेक्निकली रिस्की है। सही है, दोनों के पास रिस्क है, फार्मर के पास भी रिस्क है प्राइस क्वांटिटी और क्वालिटी मैच, और बेकर के पास भी रिस्क है। तो इस रिस्क को ख़त्म करने के लिए जितनी जो भी अरेंजमेंट की जाएगी वो हेजिंग कहलाएगी। अच्छा, ये सारी बातें थ्योरेटिकली हमने पिछले सेकंड सेशन में की हुई थी, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको ताकि एक बेहतर तरीके से आइडिया हो, कि बिकॉज आई फील कि इसके ऊपर और थोड़ी सी डिस्कशन होनी चाहिए। ठीक है, तो फॉरवर्ड एज अ हेजिंग टेक्निक की अगर बात करते हैं, फिक्स क्या है, तो अब वो फिक्स क्यों कर रहे हैं? सही है, सीधी सी बात है, दोनों को अपने ऑपरेशंस को प्लानिंग करनी है। सही है, कि सर्टेनिटी के साथ इसको सही कर लें, ये सर्टेनली है, मुझे वो टाइप करना पड़ेगा। सही है, तो दोनों अपने चाहते हैं कि उनके ऑपरेशन सर्टेनिटी के साथ पूरे हों, यानी अनसर्टेनिटी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। वो बोलेगा भाई जो भी है फिक्स, पैसे फिक्स करवा लो, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा, उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे। वही वाली बात जो लास्ट ग्राफ हमने बनाया था, इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी में से वो क्या करेंगे, ये जो रेड वाला पोर्शन है ना, इस रेड वाले पोर्शन में से वो बोलेंगे कि भाई हम इधर आ गए। ये जो लाइन है ना, इससे ऊपर वाला फ़ायदा भी हमें नहीं चाहिए, उससे नीचे वाला नुकसान भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो एक रेंज लिमिट तक आ जाएंगे, जो वही वाली बात कि वो भाई ऊपर 900 है, नीचे 700 है, बीच में इन्होंने 800 पे क्या करवा लिया, अपने आप को फिक्स करवा लिया। फ़ायदा भी भाई जाहिर सी बात है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है सिचुएशन, तो आप अपने लॉस को अवॉइड करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है फ़ायदा भी छोड़ना पड़ेगा फिर। अच्छा, यही वाली बात अगर हम कहते हैं वो फिक्स कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में का इंटर होना होगा। अब उनका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? ठीक है, अच्छा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को मैं यहाँ पर आपको ग्राफ्स टेबल वगैरह से बना के आइडिया दे देता हूँ कि सिचुएशन क्या होगा। देखें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कैसे होंगे, एक है फार्मर, ये फार्मर साइड पे आ गया। ठीक है, फार्मर कौन होगा, वीट का सेलर होगा, ये वीट का सेलर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, दूसरा कौन होगा, दूसरा बेसिकली बेकर होगा, और बेकर टेक्निकली कौन होगा, बायर होगा, बेकरी वाला जिसको वीट बाय करनी है। यहाँ तक सिचुएशन आई होप किसी को क्लियर, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बेसिकली ये आपस में दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अच्छा, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? अच्छा, अब ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों पार्टीज़ के बीच में होगा, ये दोनों पार्टीज़ के बीच में ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा। और ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके के है, भाई इनको क्या कहना है, भाई हमें 50 टन का की सिचुएशन चाहिए, 50 टन हमारी क्वांटिटी होगी। अच्छा, एक और चीज़ मैंने बहुत पिछली क्लासेस में बताई थी, और वो क्या थी कि थ्योरेटिकली फाइनेंस के टर्म में शॉर्ट पोजीशन वाली बात की थी। शॉर्ट पोजीशन यानी जो बंदा सेल करना चाहता है, सही है, उसको वो शॉर्ट पोजीशन कहलाता है, और जो बाय करना चाहता है उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग पोजीशन के तौर पे कहते हैं। यानी फार्मर को इन टर्म ऑफ फाइनेंस शॉर्ट पोजीशन लेनी है, किस में लेनी है, वीट में, यानी वो वीट सेल करना चाह रहा है, उसके पास अभी मौजूद नहीं है मार्च में। ठीक है, और वो अगस्त में बेचेगा, तो उसके लिए वो कौन सी पोजीशन लेगा, शॉर्ट पोजीशन, वो कहेगा डिलीवरी में बाद में दूंगा। ठीक है, जबकि बेकर की लॉन्ग पोजीशन किस में होगी, वीट में होगी। तो हम यहाँ पर वीट की कंटेक्स्ट पे बात कर रहे हैं, तो 50 टन क्या हो गया, क्वांटिटी हो गई। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा, भाई प्राइस भी कुछ ना कुछ सेट करनी होगी। सही है, अब प्राइस अभी हमने बात की भाई 800 रुपये हम फिक्स कर लेते हैं पर टन, या पर जो भी सिचुएशन है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा टाइम ऑफ डिलीवरी भी बात होगी। अब टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगा, टाइम ऑफ डिलीवरी बेसिकली देखा जाए तो क्या बात थी, मार्च में बात कर रहे थे 4 या 5 महीने के बाद, तो हम अभी जो थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहे थे अगस्त, कि भाई अगस्त में डिलीवर होगा, पैसे अभी हम सर फाइनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और बात, छोटी सी बात, लोकेशन, भाई कहाँ पर, भाई किसान ये जगह भी डिसाइड करनी होती है। जिस तरीके से आपने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े होंगे, उसमें ये एक तरीके से एग्रीमेंट है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, जिसमें ईच एंड एवरी पॉइंट नीड्स टू भाई डिलीवरी कराची, लोकेशन ऑफ डिलीवरी, कि भाई कराची में होगी या किसान अपने खेत पे लेकर खड़ा हुआ होगा और बेकरी वाला ट्रक भेज के मंगवा लेगा, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो भी होगा ये प्री डिसाइडेड होगा, ये प्री डिसाइडेड होगा, ऐसा नहीं होगा कि बाद में, ये सारे पॉइंट्स पहले से क्लियर होंगे। ठीक है, कि अच्छा डिलीवरी का मेथड क्या होगा, वही वाली बात, मोड ऑफ डिलीवरी, मेथड ऑफ डिलीवरी, भाई किस तरीके से वो TCS के ज़रिए भिजवाएगा, बोरियाँ भिजवाएगा, ट्रक में भिजवाएगा, ऊँट गाड़ी में भिजवाएगा, गधा गाड़ी में भिजवाएगा, किसी में भी भिजवा सकता है। सही है, तो वो सारी बातें फाइनलाइज करने वाले कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली क्या कहेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इससे क्या होगा, जब वो ये कॉन्ट्रैक्ट में
कब मार्च में इंटर हो जाएंगे, जबकि डिलीवरी बेसिकली किसकी है, अगस्त की है, तो मार्च 2020 में वो इंटर हो गए या अभी इंटर हो गए, अब से 3 महीने या 4 महीने के बाद। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली क्या कहेंगे, फॉरवर्ड, यानी ये हमने बेसिकली क्या किया, दोनों पार्टीज़ ने, बेकर और फार्मर ने अपनी अनसर्टेनिटी को क्या करवा दिया, ख़त्म करवा दिया। बेकर्स ने और फार्मर ने अपनी अनसर्टेनिटी को कम्प्लीटली क्या करवा दिया, ख़त्म करवा दिया। सही है, तो उस बेसिस पे ये सिचुएशन आ गई। तो ये फॉरवर्ड की एग्जांपल हो गई। अच्छा, अब आपको याद होगा मैंने एक एक्टिविटी दी थी फर्स्ट सेशन में कि ओवर द काउंटर मार्केट और एक्सचेंज मार्केट में क्या फ़र्क होता है। तो ये बेसिकली मैंने किसकी बात बताई है, फॉरवर्ड के अंदर। क्या फार्मर में, सही है, क्या फार्मर में और बेकर के अंदर में, फार्मर और बेकर के अंदर कोई पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं, दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया, कोई मिडलमैन मौजूद नहीं है। इस किस्म की सिचुएशन को क्या कहते हैं, ओटीसी मार्केट, सही है, ओवर द काउंटर मार्केट कहलाता है। ओवर द काउंटर मार्केट में कोई मिडलमैन इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता, ठीक है, एक्सचेंजेस में हो रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर और फॉरवर्ड। इसमें पहला डिफरेंस क्या है कि फॉरवर्ड के अंदर हमें ओवर द काउंटर मार्केट्स आ रही होती हैं और फ्यूचर के अंदर एक्सचेंज मार्केट्स आ रही होती हैं। मैंने अभी फॉरवर्ड को डिस्कस किया। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो क्या है, इंटरमीडिएट्स एंड बायलेटरल। फॉरवर्ड में बायलेटरल होते हैं, दो पार्टीज आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे होते, आपस में डील कर रही होती है। इंटरमीडिएट में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही होती है, जो कि एक्सचेंज में होता है। तो फ्यूचर के एग्जांपल के लिए, सही, अच्छा, फ्यूचर में क्या होता है, मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। तो उसके लिए मैं आपको पाकिस्तान कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की वेबसाइट पे लेके जाऊँगा अभी, तो उसको हम देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, ठीक है। सो ये थ्योरी पॉइंट से मैंने फॉरवर्ड को डिस्कस किया, फ्यूचर के लिए मैं डायरेक्ट एक्सचेंज बेस्ड सिस्टम को ही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई थिंक लेट्स इंटरनेट की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर अगर मैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की बात करता हूँ तो दिस इज़ आवर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। और ये बेसिकली यहाँ पर आपको फ्यूचर मार्केट वॉच ही दिखा रहा हूँ, कमोडिटी बेस। ये देखें, ये जो मार्केट वॉच नज़र आ रही है इसको मैं फुल स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, सही है। सो फुल स्क्रीन में ये जो मार्केट वॉच नज़र आ रही है, तो ये देखें, ये आइकॉन, वेजिटेबल, सोयाबीन, वीट, ठीक है। इसी तरीके से प्लेटिनियम, ब्रांड, कूपर, ये क्या है, दिसंबर के रेट्स हैं, नवंबर के रेट्स हैं, अगस्त के रेट्स हैं, अक्टूबर के रेट्स हैं, सही है। इस वक्त जो भी है ये फ्यूचर के रेट्स हैं, यानी आप आइडियली तो आप जुलाई में है ना, तो अगस्त के रेट्स, जैसे कि गोल्ड, यूरो, यूएस डॉलर, इसके रेट्स आ गए। तो ये कमोडिटी मार्केट्स में इसके रेट्स हैं, सही है। तो ये एक्सचेंज में इसमें बाइंग एंड सेलिंग अगर आप करना चाहते हैं तो डेमो ट्रेडिंग, मैं कहूँगा ये PMX पर आप खुद देख लीजिएगा, इसमें कंपनीज़ के एडवर्टाइजमेंट वगैरह मौजूद है। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडिट के अंदर आप देखा जाए तो इसमें ग्रुपिंग है। आपको याद होगा, मैं अगर इस पर तेज़ी से वापस डिस्कस कर लूँ कि अगर हम इस पे आते हैं तो इन फ्यूचर में मार्जिन रिक्वायर्ड होते हैं, ओके। जबकि फॉरवर्ड में क्या हो रहा था, फिक्स सेट ऑफ, फ्यूचर में फिक्स सेट ऑफ बंद, या 100 होंगे या 500 होंगे या 1000 होंगे। तो ये तो इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ से डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए बंडल्स मौजूद हैं। जबकि फॉरवर्ड में खास बात क्या है, फॉरवर्ड में दो कंपनियाँ होंगी, भाई मुझे 82 चाहिए तो 82 मिल जाएगा, 82 राउंड ऑफ फिगर नहीं है, सही है। यहाँ पे देखें 150, तो ये फ्यूचर मार्केट में आपके सामने शो कर रहा हूँ, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की कमोडिटी पॉइंट ऑफ से, ठीक है। तो ये इसके रेट्स हैं। जबकि फॉरवर्ड के लिए क्या होंगे, भाई दो पार्टी आपस में डीलिंग कर रही हैं तो उस पार्टी पे, अच्छा, ये इस वक्त ट्रेडिंग चल रही है, ये जब रिकॉर्डिंग में करवा रहा हूँ तो इस वक्त ये चल रही है ट्रेडिंग, और उस ट्रेडिंग पे बेस पे जो रेट्स चेंज हो रहे हैं वो रेट्स आपके सामने, किसी ने कुछ ना कुछ बाय और सेल किया होगा, ठीक है। सो डेट्स ऑल अभी के लिए।